क्योंकि एक तरफ पूरा मुल्क जल रहा है, रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं, और दूसरी जानिब दरिंदगी अपने अरूज पर है। 2 भेड़ियों ने ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश बोरी में डालकर नाले में फेंक दी। सियासी और माशी अदम इस्तेकाम तो पहले ही है और आईनी बुरहान की फजा भी कायम हुई है, तो कौन जिम्मेदार है सबका? कि ये इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है पाकिस्तान को चलाने की, कोई प्लान नहीं है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक वोज है, यानी कि जो माशी सूरत हाल है उसको एड्रेस करने की। सितंबर में IMF का प्रोग्राम एक्सटेंड ना करते और वहीं पर ही IMF का प्रोग्राम पूरा करते, और 2-3 चीजें और हो सकती थी, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन हो सकती थी, टैक्स में जो है कमी हो सकती थी, और उन टैक्सेस में इजाफा हो सकता है, जिससे नहीं हुआ। रूह और जान का जो रिश्ता है वो निभाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। मिडिल क्लास लोग रो रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं अब, और इसका मुझे लगता है कि हुकूमत को उस तरह एहसास नहीं है। एहसास होता तो मरीम साहबा को गाड़ियां 2-4 अपनी कम कर देती हैं, जो कहते हैं कि हमने प्रोटोकॉल कम कर दिया, कुछ भी उसमें से नहीं हुआ। और मुझे जिस तरह आपने कहा जी खबर की बात, मुझे लगता है अगले 48 घंटों में शायद कोई फैसला हो जाए सागदार साहब के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कह लें कि भारी पड़ने लगा है। आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। 28 जनवरी को भी जुमेरात का ही दिन था जब डॉलर 24.5 रुपए महंगा हुआ था। अच्छा, सागदार साहब को और कुछ नहीं तो एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने मुल्क में डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है वो बना दी है। अब किसी को डॉलर चाहिए हो तो वो वहीं जाता है और 300 या उससे भी ज्यादा कहने के ऊपर चला जाता है, खरीद में ले आता है। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है उसने तो जैसे कह लें कि सबकी सांसें रोक दी हैं। और उधर साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक नया इंकशाफ ये किया है कि जी IMF चंद कदम पीछे हट गया है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए। और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं। और IMF को खुश करने के लिए हम लाख जतन कर रहे हैं, लेकिन बेसूद। अच्छा, सूद का जिक्र हुआ तो आज स्टेट बैंक ने वक्त से 2 हफ्तों पहले जो शरह सूद है उसमें बड़ा इजाफा कर दिया है और ये जो शरह है 17 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है और ये 27 साला रिकॉर्ड है। और ये सब करते हुए भी ये डॉलर्स आने हैं, उसमें भी 4 माह की ताखीर हो चुकी है। और इसाकदार साहब हैं कि फिर एक नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी 1 हफ्ता और इंतज़ार कर लें। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खुरम शहजाद साहब, इकोनॉमिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, और तजियाकार उसामा गाजी। दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उसामा, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं खुरम साहब की तरफ पहले जाती हूँ। खुरम साहब, ये जो इसाकदार साहब पर यकीन रखें, इसाकदार साहब पर यकीन रखें, हमने भी स्टार्ट में भी चलाया, मरियम नवाज साहबा ने कहा था बड़े यकीन के साथ, अब आवाम यकीन रखें उन पर, कैसे यकीन रखे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी मुझे शो में जी देखें। पहली बात यह है कि यकीन तो मेरे ख्याल में अब रखना मुश्किल है, क्योंकि कॉल और जो है फैल में बहुत फर्क आ चुका है, और यही इशू है जिसकी वजह से IMF भी अब जो है वो पहले चीजें करवा रहा है, उसके बाद वो डॉलर रिलीज करेगा। तो इसमें एक पॉइंट देखने का है जिसपे हमें बात करनी चाहिए और जिसपे हमें ये पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट ने 2 काम किए हैं। गवर्नमेंट ने आम आदमी पे टैक्स भी डाला है, पेट्रोल की कीमतें भी डाली हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस या गैस की प्राइसेस भी आने वाली हैं, गैस की प्राइसेस भी डाली हैं, और करेंसी की कदर में कमी भी डाली है, और महंगाई भी डाली है, और बिजनेसेस ने शरह सूद का इजाफा भी किया है। बिजनेसेस पे भी ऑफकोर्स महंगाई का इम्पैक्ट आता है, एनर्जी प्राइसेस का इम्पैक्ट आता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो अपना प्लान था 200 अरब रुपए का रिसेंटली जो अनाउंस हुआ था, उसकी डिटेल अभी तक नहीं आई है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, या उससे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो कम कैसे होंगे। क्योंकि एक तरफ तो महंगाई का इजाफा और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है, और एक आम आदमी के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तो आपको पता ही है कि वो तो अफोर्डेबल अब नहीं रहे। लेकिन गवर्नमेंट के अपने जो खर्च अखराजात हैं उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। उससे अगर हम बात करें, उसे हम पूछें उसकी काउंटेबिलिटी, तो मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा, हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे और धीरे झड़कावों से बाहर। ठीक है जी। अच्छा खुरम साहब, एक और चीज़ इसके बाद सामा आपकी तरफ आती हूँ। खुरम साहब, जो IMF को आंखें दिखाने वाले डार साहब हैं, हर बात आगे बढ़कर पूरी कर रहे हैं, तो फिर ये इंतजार फरमाइए का जो इश्तिहार है ये क्यों चल रहा है? नहीं, देखें, बात वही है कि अब जो है ये तो बात बहुत ओपन है कि हम आंखें नहीं दिखा सकते और हमें दिखानी नहीं चाहिए थी।
क्योंकि उसके नुकसानात बहुत ज्यादा हुए हैं और वो अब कौम भुगत ही रही है और भुगते ही है। क्योंकि अगर हम सितंबर में IMF का प्रोग्राम एक्सटेंड ना करते और वहीं पर ही IMF का प्रोग्राम पूरा करते, और वहाँ पे अगर हम एक बहुत आइडियल सिचुएशन अब कह रहा हूँ क्योंकि ये हाइंडसाइड में कहा जा सकता है कि उस वक्त जो है हुकूमत जो है इलेक्शन का अनाउंस कर देती और उसके बाद नई गवर्नमेंट अभी तक शायद आ चुकी होती या आने वाली होती, और फिर जो फैसले होते तो डेफिनेटली एक मैंडेट के साथ होते, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो विल के साथ होते, जो कि पिछले 6 महीनों में हमने जाया किए हैं। और 2-3 चीजें और हो सकती थी, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन हो सकती थी, टैक्स में जो है कमी हो सकती थी, और उन टैक्सेस सेक्टर टू टैक्स में इजाफा हो सकता था, जिससे नहीं हुआ। इसमें रियल एस्टेट है, रिटेल है और आपके एग्रीकल्चर है। तो देखिए जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे, हम प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे और चीजें खराब होंगी, नेक्स्ट टाइम हम बैठेंगे तो मजीद खराबी हुई होगी और मजीद जो है वो इम्पैक्ट जो है नेगेटिव सबसे है। ठीक है जी, ठीक है जी। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। और उसामा मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। उसामा, ये जो कह रहे हैं ये सब कुछ हो सकता था लेकिन क्यों नहीं किया गया, आपको क्या लगता है? नीयत नहीं थी करने की, तजर्बा तो बहुत ज्यादा था और ऐसे बाकायदा एडवर्टाइज किया गया था आने से पहले कि जितने तजर्बाकार बंदे और पहले भी आजमाए हुए आएंगे। और मरियम साहिबा को जब भी हम स्टार्ट में चला रहे थे मोन्टाज भी कि जी इसहाक डार साहब पे यकीन रखें, बड़े यकीन से कह रही थी, फिर आपको यकीन है? मुझे तो यकीन आ चुका है कि इसहाक डार साहब से ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस किसी की नहीं हो सकती दुनिया में। बहैसियत वज़ीर ख़जाना इनसे बुरा मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं आना, इस बात का मुझे यकीन हो चुका है। मुझे यकीन हो चुका है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकती। मुझे यकीन हो चुका है कि जब तक ये रहेंगे मुल्क मज़ीद बहरान की तरफ जाएगा, मईशत और ज़्यादा बिगाड़ का शिकार होगी। मुझे यकीन हो चुका है कि इस सब से भी जो आज हुआ है इसके बाद भी इसहाक डार साहब कोई सबक नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनके ट्वीट्स बता रहे हैं, उनके बयानात बता रहे हैं कि जी सारा कसूर जो है जी इमरान खान का। इनको इमरान खान फोबिया है, जब तक ये उससे नहीं निकलेंगे तो मुझे बताएं किस तरह से बेहतरी होगी। जब आपके हाथ में सवार होता है तो आपको वही याद आता है जी, 5 रुपए कीमत कम होती है तो मरीम साहब को याद आता है, ओ ये तो हुकूमत हमारी है। मेरे अंकल हैं इसहाक डार साहब, हुकूमत हमारी है ही नहीं। और इनको बुलाने के लिए मैंने बड़ी तगदो की थी, ऑडियो में सामने आया था। और उसके बाद अब आप देखिए कि इस वक्त ब्लैक मार्केट में, चूंकि ब्लैक मार्केट एक अलग मार्केट है, ओपन मार्केट को आप छोड़ दें और इंटर बैंक को तो भूल ही जाएं, कोई चीज आप खरीद तो सकते नहीं बाहर से, तो वो अब 300 में भी नहीं है, कुछ 325 की बात कर रहा है कोई। यानी वो तो है ना, जिसके पास है वो जितने में किसी को जरूरत है बाहर से, उसने कोई मेडिसिन मंगवानी है किसी के लिए, कुछ और चीज मंगवानी है, तो वो तो अब ब्लैक मार्केट में तो ये होता है कि जब आपके पास है नहीं, ना बैंक से मिल रहे हैं ना ओपन मार्केट से, तो जितने का भी आप लें। अब 5 रुपए आपने पेट्रोल की कीमत कम की, अब तकरीबन 30 रुपए, जिस तरह से डॉलर ऊपर गया, शायद 16 तारीख को आप 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ते देखें। फिर आप देखें कि इस वक्त हालात ये हैं कि जिसकी 30,000 रुपए आमदन थी वो वाकई वो 15,000 रुपए पे रह गई है। उसकी जो ताकत थी खरीदारी की, जो उसके अंदर सकत थी, वो जो 30,000 में जिस तरह का गुजारा कर रहा था, वो समझे कि अब वो उसके पास 15,000 रुपया रह गया है, उस तरह की जिंदगी। और उसामा गाजी, आपसे भी बहुत से लोग मिलते होंगे, आपसे बहुत से लोग पूछते होंगे, जब लोग टीवी चैनल्स के लोगों को मिलते हैं तो वो कहते हैं आपके पास खबर होती है, बताइएगा महंगाई कम हो रही है, आगे क्या हो रहा है। तो आप यकीन जाने, मैंने लोगों को रोते हुए देखे आंसुओं के साथ, इतने वो बेबस हो गए हैं कि वो जब उनके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं और आप उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे होते। डॉक्टर साहब, हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हम तो बेशुमार सवाल उठाते हैं, हम सवाल उठा सकते हैं जी। अब तो ये है कि एहसास दिला सकते हैं इन लोगों को, जिन लोगों के पास सेविंग्स थोड़ी सी वो कर लिया करते थे, उनकी वो खत्म हो गई, और जो इस काबिल नहीं थे, गुजारा क्या करें। वो कहते हैं रूह और जान का जो रिश्ता है वो निभाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। मिडिल क्लास लोग रो रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं अब। और इसका मुझे लगता है कि हुकूमत को उस तरह एहसास नहीं है। एहसास होता तो मरीम साहबा को गाड़ियां 2-4 अपनी कम कर देती हैं, जो कहते हैं जी हमने प्रोटोकॉल कम कर दिया, कुछ भी उसमें से नहीं हुआ। और मुझे जिस तरह आपने कहा जी खबर की बात, मुझे लगता है अगले 48 घंटों में शायद कुछ फैसला हो जाए इसहाक डार साहब के हवाले से। प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि देख लिया है कि इनसे तो काम नहीं चलता, तो जो ही ये IMF से मामला तय हो जाए तो शायद इसहाक डार साहब, प्रेशर बहुत है। वो अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब कह दें नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता। लाइटर नोट पे एक सवाल उठाया जा रहा था, क्या इसहाक डार साहब को मुसल्लत रखना भी IMF की कोई शर्त है? IMF की तो जितनी शराइत है वो तो सारी इसहाक डार साहब मानने जा रहे हैं। ये शर्त सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की, उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा की है, और किसी की कोई शर्त नहीं है। ये खुद मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि ये आपने अगर ये खेल ही खेलना है तो मुल्क इन खेल से नहीं चल सकता, मुल्क रिश्तेदारियों से नहीं चल सकता। और आपने देख लिया, देखिए 1 दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, इसहाक डार साहब की सोच के साथ पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। इस बहरान से हम नहीं निकल सकते जब आपने हर चीज का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना है। अब एक नया गेम आ गया जी, वो फिर व्हाट्सएप में चल रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट पे डाल दो, कि जो उनके फैसले पे डाल दो। जब आपकी सोच ही ये है तो आप कैसे एक चीज, आप में अगर कोई कमी है, मेरे अंदर खामी है, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि हाँ ये मेरी गलती है, ये हमसे गलत हुआ है, तो इसको मैं बेहतर कैसे करूंगा? जब मैं देख ही बाहर रहा हूं अपने से कि नहीं ये उसकी गलती है, उसकी गलती है, तो मैं क्या खाक ठीक करूंगा? आपकी सलाह तो हो ही नहीं ना सकती फिर। और ऐसा बंदा ढीठ भी होता है, वो अपनी सलाह शायद चाहता भी नहीं है, तो हमेशा दूसरे पे उंगली उठाता रहता है।
आप अपनी सलाह अगर चाहते हैं तो फिर आप देखते हैं, ईमानदारी से सोचते हैं, चाहे अकेले में बैठ के सोचेंगे कि मेरी गलती कहाँ पर है, मेरा फ्लॉ कहाँ पर, इसको फिक्स कैसे करना है। उससे तो आगाज होना है ना डॉक्टर साहिबा, वहां से आपने खुर्रम साहब हमारे साथ हैं, लेकिन ये तो आगाज ही नहीं हो रहा। पहले आप एक्सेप्ट करें अच्छा ये मसला है, हमने इसको किसी तरह से ठीक कर रहे हैं, वो जैसे ही थोड़ा सा होता है फिर उनको वो आ जाता है डॉलर मैंने किसी तरह से कंट्रोल करना है, और वो जो उनके बयान आपने चला दिए, मैं जी जहाज में बैठा तो डॉलर नीचे चला गया। खुर्रम साहब हमारे साथ हैं। खुर्रम शहजाद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जो लगता है जी IMF ने भी शायद पाकिस्तानियों की जो दोगली पॉलिसी वो सीख ली है। अब एक तरफ गरीबों की बात करता है, दूसरी तरफ उन्हीं पर बिजली, गैस, पेट्रोल और महंगाई का बोझ डालने को कहता है। ये क्या तजाद है? जी देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि IMF की भी क्या दोगली पॉलिसी है। देखिए ये सीधी सी बात है डॉक्टर साहिबा, अगर आप जो है अपने घर को सीधा नहीं करेंगे तो कोई भी आपको इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको ठीक करने में, और आपने जो इंटरेस्ट लेने में दुनिया आपको आइसोलेट कर देगी, और ये होता रहता है हमारे साथ। इसकी वजह ये है कि आप प्रोग्राम्स में जा चुके हैं IMF के साथ, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। कोई भी कंट्री, आपको पता है अर्जेंटीना सबसे ज्यादा डिफॉल्ट भी कर चुका है, और भी कंट्री ने डिफॉल्ट किए हैं, और रिपीटेड इंटरलोन में अर्जेंटीना ने काफी ज्यादा, अर्जेंटीना जो है वो अफेक्टेड रहा है। तो उसके 19-20 प्रोग्राम है मैक्सिमम। श्रीलंका के कुछ 16-17 प्रोग्राम है। आपके देखें 22-23 प्रोग्राम हो चुके हैं, और आप अगर अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, बार बार वो दरवाजा खटखटाएंगे, तो वो तो आपको डेफिनेटली कहेंगे ना कि मैं भी किसी कंट्रीज मेरे मेंबर्स हैं, उनका टैक्स पेयर का पैसा है, मैं आपको कितना देता रहूंगा। तो वो तो अपनी पूरी कोशिश करेगा आपको हर तरह से टाइट करने के लिए, आपको हर तरह से सख्त जो है वो इंतजाम के लिए। तो वो तो देखिए आपके ऊपर है ना। अगर देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो पॉलिटिकल चॉइस है या इकोनॉमिक चॉइस है। अगर पॉलिटिकल चॉइस है तो डेफिनेटली फिर जो पॉलिटिशियंस हो या मिलिट्री हो, कोई भी आए गवर्नमेंट में, वो पॉलिटिकल पॉपुलर जो है डिसीजन लेंगे। वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि जी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, सस्टेनेबल बेसिस पे बेहतर हो, एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। हमेशा वो किया जाएगा जो वोट बैंक को सराहेगा, जो इंटरेस्ट को जो है एड्रेस करेगा। अगर आपको इकोनॉमिक चॉइस होगी तो उसमें 2 चीजें सेव होंगी आपकी, उसमें पॉलिटिक्स भी सेव होगी, क्योंकि इवेंचुअली जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो उसका जो क्रेडिट वो किसको जाएगा? वो उन्हीं को जाएगा जो हुकूमत में होंगे या हुकूमत कर चुके होंगे, समहाउ हुकूमत में चलते रहे होंगे। मेरा पॉइंट ये है कि जब अपने घर को आप खुद ठीक नहीं करेंगे, IMF तो आपको कभी भी ये नहीं कर सकता ना कि IMF आके आपको ठीक करे और आपको पैसे भी दे और आपको कहे कि मैं ठीक करता हूँ, तो कभी आपको मौका नहीं देगा। ये हमारा कसूर है कि हम IMF के पास बार बार जाते हैं और ऐसे काम नहीं करते जो हमें जो है वो ठीक करें, और IMF के पास जाने की मौका ही ना मिले। ठीक है, तो उसामा आप इस बात से एग्री करते हैं ना कि हमारे कुछ पाकिस्तानी जो सियासतदान है, कुछ जो हमें आके बताते कुछ हैं, फिर उनके आने से पहले एक नक्शा खींचा रहता है, वो आएंगे, एतमाद रखिएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, उनकी फिर दोगली पॉलिसी हो गई ना कि कहा कुछ और बाद में प्रैक्टिकली साबित नहीं हो सके, और फिर भी सही नहीं बता रहे, फैक्ट्स नहीं बता रहे। जैसा मिफ्ता साहब की एग्जाम्पल मेरे ज़हन में कि उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया था, फिर वो सच उन्हीं को नुकसानदेह साबित हुआ उनके लिए। तो ये जो दोगली पॉलिसी क्या IMF ने भी सीख ली है? देखिए मिफ्ता साहब की तो बात यह है कि ठीक है आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत के आने से चंद हफ्ते पहले तक उनको कहते थे मैं तो 12 रुपए का यूनिट बेच रहा हूँ, मैं तो 12 रुपए का, ये उनकी वीडियो मौजूद है जी, हुकूमत 16 रुपए का दे रही है, मैं तो 12 रुपए का दूंगा। सागदार साहब के सामने मिफ्ता साहब मेरे ख्याल से बेहतर नहीं लगना शुरू हो गए। देखिए अब जो हालात अगर आप कंपैरिजन करें, मुझे तो इतना वो जो आपने इतबार और यकीन की बात की ना, आपकी बात दुरुस्त है कि कंपैरिजन करें, मिफ्ता साहब बेहतर बातें कर रहे हैं, मिफ्ता साहब की सोच बेहतर नजर आ रही है, उन्होंने शायद एटलीस्ट मान जाते हैं, जो बात जो मसाइल है वो कहीं ना कहीं मान जाते हैं, इतने बुरे हालात ना होते। बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह इमरान खान की आज हुकूमत होती तो यकीनन पाकिस्तान के इतने बुरे हालात ना होते। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो होती, इनके आने के बाद तो हर तरह से तबाही हुई है। तो मिफ्ता साहब अब तो इसको तमाशा करार देते हैं, सागदार साहब पर तनकीद करते हैं, जो भी कुछ है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी ने देख लें उनका क्या हाल कर दिया। अब तो मेरा ख्याल है कि हम तो जिस तरह भी है, सागदार साहब जब तक मीशत चला रहे हैं तो हमें इसी तरह की बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी। और मैंने जिस तरह आपने कहा कि जी वो बेहतर थे, तो वो 12 की बिजली कहते थे, आज हम 50 के करीब पहुंच गए हैं, और अभी मजीद उन्होंने सरचार्ज और सब कुछ लगाना है। तो कोई एक, आज मैं देख रहा था सागदार साहब ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत बात की जा रही है, ये मुल्क दुश्मन है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, इस तरह की जो बात कर रहे हैं। तो पहले आप वज़ीर दिफा को पकड़ लें, ख्वाजा आसिफ को, कह रहे हैं हम कर चुके हैं। ये बातें नहीं है कि करेंगे या नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं। उनको शायद कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ता है, सागदार साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उन्होंने तो फिर बाहर चले जाना है, वहां से जब ऑर्डर होना है उन्होंने फिर आ जाना है कि जनाब आ जाएं, सेनेटरशिप भी हाजिर है आपके लिए, रिलीफ भी आपके लिए हाजिर है, और आप जाएं, और आपके लिए सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी जहाज भी हाजिर है, जाने के लिए भी आने के लिए भी। तो वो कह रहे हैं कोई डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, हमारे सारे इशारे जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। मुझे तो इनकी ये नहीं समझ, इनके तो अपने इशारे खराब हो गए मुझे लगता है कि ये किस तरह के कौन से इशारों की बात करें। किसी आदमी से तो आप जाकर पूछें, कोई एक इंडस्ट्री बता दें,
कोई एक इंडिकेटर बता दे जो अच्छा हो। क्या हमारी कोई एक्सपोर्ट बढ़ रही है, क्या हमारे रेमिटेंसेस बेहतर हो गए हैं, क्या हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गई है, कहां से हम बेहतर हुए हैं, क्या हमारे ज़र-मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं, IMF की डील का अभी तक कुछ पता नहीं है। आप कहते हैं जी हमने सारी चीजें मान ली है, कोई एक चीज बता दे, उसके बाद ये कह देना नहीं हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे, हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री इस वक्त नहीं है। अब महंगाई का अगर मुकाबला करते हैं, किसी का रोजगार चल रहा हो तो अच्छा, उसके पास तनख्वाह आ रही है महीने की, वो कुछ कमा रहा है तो किसी तरह से अपना गुजारा तो कर लेगा। बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर है, महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। आप जिनको इसहाक डार साहब कहते हैं मारे शारी है, उनका बेड़ा गर्क हुआ है और आगे कोई डायरेक्शन भी नहीं है कि कब क्या करना है। हाँ, एक जरूर है कि इलेक्शन किसी सूरत नहीं हमने उन्हें देने। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, कोई भी पार्टी आती है, कम से कम इलेक्शन के बाद एक मैंडेट होगा, क्लियर मैंडेट होगा। अब तो ये इतनी खौफनाक खबर आ गई है कि वो दोस्त ममालिक जिनके पास इसहाक डार साहब कहते थे आई डोंट केयर, अगर IMF नहीं आता आई डोंट केयर, मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा, अब वो भी आपको रकम देने को तैयार नहीं है कि किससे हम डील करें, इनका तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो ऐसी गवर्नमेंट आएगी आगे चलकर जो 5 साल की, जिसके पता हो अगर मुश्किल फैसले भी लेने हैं, कुछ भी करना है, उनकी एक डायरेक्शन हो और मुल्क को फिर हम किसी तरह से इस बहाव से निकालने का आगाज तो करें। ठीक है जी, आपकी तरफ आ रही हूं खुर्रम साहब। ये वाकई जब ये सुनने में, जब हम सुनते हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया, खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो रहा है और ऐलान होना बाकी है, तो बड़ी तकलीफ होती है। बतौर मतलब मुहिब वतन पाकिस्तानी आपको भी तकलीफ होगी, उसामा को भी, मुझे भी, जितने नाजरीन टीवी देख रहे हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क दिवालिया हो या हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी बातें गर्दिश करती है कि ऐलान होना बाकी है, तो फिर तकलीफ दे है ना, फिर हमें बड़ा इंटरेस्ट होगा, हम ही पूछेंगे, हम ही सवाल उठाएंगे, चाहे तकलीफ के साथ, अजियत के साथ, कि ऐसा खुदा ना खास्ता अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा, हल क्या होगा, क्या करेंगे, तो ये सवाल तो फिर हम उठाएंगे और बड़ी तकलीफ के साथ उठाएंगे। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। जी जी बिल्कुल, देखें दिवालिया तो मैं ये बताऊं कि दिवालिया लगने को अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली जो लोग अफेक्ट होते हैं उनको नजर आता है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड आपको नजर आता है। अल्लाह ना करे जब दिवालिया ट्रू सेंस में आप होते हैं, जब आपके पास मेडिसिन नहीं होती, जब आपके पास पेट्रोल नहीं होता, जब आपके पास बेसिक खाने पीने की अशिया नहीं होती, बहुत ही रैशनिंग करनी पड़ती है आपको, तो उस वक्त आपको एक्चुअली स्ट्रीट पे सोशल अनरेस्ट नजर आता है। श्रीलंका देख चुके हैं आप, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सोचना पड़े कि दिवालिया मुल्क कैसा होता है। श्रीलंका बेहतरीन मिसाल है कि जिस पर कैपिटा इनकम भी इस रीजन में सबसे ज्यादा थी और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे थे। सिर्फ वहाँ पे क्या था, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी ना, उसने वहाँ पे डुबाया उनको। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से कॉम्पिटेंस के ऊपर जब आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स लेकर आते हैं तो यही होता है एग्जैक्टली। हमें दिखाया जा चुका है श्रीलंका की जो है वो सूरत में, फिर भी हम अगर नहीं सुधरते और हम कॉम्पिटेंस को नहीं इंकरेज करते, हम अपनी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को या अपनी फैमिली को उस पर डेफिनेटली अगर प्रेफर करते हैं तो उसका फिर रिजल्ट आपके सामने आता जाएगा। हम यही बात कर रहे होंगे और आपके सामने रिजल्ट आ रहे होंगे और हम आ भी रहे हैं। आज देखें हमारा जो है अपनी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा शरह सूद है आज जो 300 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं और 20% से शरह सूद गया, ये हिस्ट्री का हमारा सबसे ज्यादा है। आपकी जो महंगाई की शरह है बेसिक की वो 43% है और ऑल टाइम हाई पर है। जो बेसिक इन्फ्लेशन है CPI जिसे कहते हैं वो तकरीबन कोई 25-26% के अराउंड है, 27% के अराउंड है, वो ऑल टाइम हाई पे जा रही है। उसके साथ साथ आपके अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑल टाइम हाई पे जाने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास जब टैक्सेस ज्यादा होंगे, शरह सूद ज्यादा होगा, इंडस्ट्रीज को ज्यादा मिलेगी, इंडस्ट्रीज को गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, रुक जाएंगी या फिर जो है वो नहीं रोजगार नहीं पैदा कर पाएंगी। लेकिन ये सारी चीजें अगर मैंने कहा था ना वो बड़ा मुझे ठीक है जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वक्त कम है जी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे अली जैदी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। आईन पाकिस्तान में दर्ज है कि असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन होंगे, मगर चूंकि इस वक्त मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम है और ट्रस्ट डेफिसिट उरूज पर है तो सादा और वाज़ेह अल्फाज में लिखी बात भी कोई समझने को तैयार नहीं है। और फिर 1.5 माह गुजरने के बाद ये बात इस वक्त समझ आई जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामले का खुद नोटिस लिया और अपने फैसले से हुकूमत और तमाम सियासी जमातों, आईनी इदारों समेत पूरी कौम को आगाह किया। अब सूरत हाल ये है कि जी 1.5 माह से ज्यादा का वक्त जाया
होने। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि असेंबलीज की तहलील के 90 रोज में इलेक्शन तकनीकी वजूहात के बायस मुमकिन नहीं है। अब जो तकनीकी मामलात हैं उनके हल के लिए 54 रोज दरकार हैं। अब दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेल भरो तहरी खत्म करके इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इमरान खान साहब का कहना है कि जी 11 माह में रुपए की कदर में 62% कमी हुई है। अवामी कर्जों में 14.3 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 31.5% तक पहुंच गई है और अवाम पर मुसल्लत की गई जो हुकूमत है, ये जो अवाम जो है बेचारी इसकी कीमत अदा कर रही है। इसी सूरत हाल में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली जैदी साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जैदी साहब, इलेक्शन कमीशन ने अपनी और आपने अपनी कीमतों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, मगर पिछले 1.5 माह के दौरान सियासी जमातों का जो तासुर अवाम तक पहुंचा है वो मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि बहुत ही बुरा था। सियासी और माशी अदम इस्तेकाम तो पहले ही है और आईनी बुरान की फजा भी कायम हुई है, तो कौन जिम्मेदार है सबका? फिजा, देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल आपने पूछा। जिम्मेदार हुकूमत वक्त है। देखिए, पहले जरा सा फास्ट रिवाइंड फिर फास्ट फॉरवर्ड। दुनिया में ना जमहूरियत का एक अनरिटन उसूल है, अगर आप जैसे तैसे भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के जरिए किसी हुकूमत को हटाते हैं, फौरन स्नैप इलेक्शंस यानी कि अर्ली इलेक्शंस के लिए चले जाती है नई हुकूमत, ताकि वो पब्लिक का मैंडेट हासिल कर सके दोबारा। क्योंकि इनके पास पब्लिक का मैंडेट था भी नहीं और इनको पता था कि इनको मिलेगा भी नहीं, उनको अपनी पॉपुलैरिटी का भी पता था, इन्होंने वो इलेक्शन कराई नहीं। हमें इस बात का पूरा पता था कि ये नहीं कराएंगे, इसलिए हमने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया टू फोर्स द इलेक्शन, कि हम इलेक्शन के लिए फोर्स कराने के लिए 11 महीने पहले अप्रैल में। अब आ जाए फास्ट फॉरवर्ड, 2 हुकूमतें हमने कुर्बान की, यानी कि हम बाई इलेक्शन जीतते आए, हम पंजाब की हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, KPK में हमारी हुकूमत थी, और वो हमने फिर इसीलिए किया इलेक्शन फोर्स करने के लिए, हुकूमतें कुर्बान। अब हम इलेक्शन क्यों फोर्स करें? अगर हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते, हमने हिलना ही नहीं था, हम बैठे रहते आराम से असेंबलियों में, और हम बैठे रहते, दोनों हुकूमतें हमारे पास थी, 70% पाकिस्तान, 65% पाकिस्तान हमारे पास हुकूमत हम कर रहे थे। हम क्यों ये बार बार कुर्बानी देते रहे? इसलिए कि हमें इस बात का खदशा नहीं था, हमें इस बात नजर भी आ रहा था, राइटिंग वॉज ऑन द वॉल एज दे से इन इंग्लिश, कि ये इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है पाकिस्तान को चलाने की, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक वोज है यानी कि जो माशी सूरत हाल है उसको एड्रेस करने की। इनको पता ही नहीं क्या करना। एक प्लान इनके पास था, एक अपने नैब के केसेस उन्होंने जो है वो फारिग करवाने थे, अपने आप को क्लीन चिट देनी थी, वो उन्होंने करवा दी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? लूट मार तो अभी भी चल रही है। तीसरी चीज उन्होंने की, इकोनॉमी को तबाह कर दिया, क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं था। कभी मिफ्ता अपनी स्टोरी सुना रहा है, कभी सादार साहब आके अपनी कहानियां दे रहे हैं, ये हो गया। और चौथी चीज उन्होंने क्या की? सवाल पूछने पे हमारी लीडरशिप पे केस बना दिए, यानी कि इमरान खान को अरेस्ट करने से, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनाने से, इमरान खान साहब के ऊपर झूठे केसेस, झूठे मुकदमा, उनके ऊपर क्रिटिसाइज, सारा दिन गुजरा। इनसे पूछो जी डॉलर ऊपर गुजारा वाले इमरान खान, हर चीज इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर डाल के लीडरशिप को अरेस्ट करके, अगर ये समझ रहे थे कि इकोनॉमी को ये हैंडल कर लेंगे तो इनकी ये बहुत बड़ी अहमकाना सोच थी और प्लान था। और आज इस साल में हम आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन, जिसका सिर्फ एक काम है, 1 पॉइंट एजेंडा पे होता है इलेक्शन कमीशन, कि हर वक्त 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो। एक ही एजेंडा है, उनके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि कानून आइन 105 आर्टिकल कहता है कि इलेक्शन जब कॉल होंगे, असेंबली जब डिसॉल्व होगी, या कोई इस्तीफा देगा या कोई खुदा ना खास्ता वफात पा जाएगा, 90 दिन में इलेक्शन होने, और NA में 45 दिन में। अगर ये इलेक्शन कराने के लिए आज भी डामाडोल और बहाने बना रहे हैं, ये कानून की वायलेशन कर रहे हैं और पैरेलल पाकिस्तान की इकोनॉमी को ब्लैक होल में डाल रहे हैं, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया। और आज जो हुआ है, जो आज आप देख रहे थे, अल्लाह माफ करे, मुझे तो डर है, मैं कई दफा कहा, शायद आपके शो पे भी कहा था जब लास्ट टाइम में आया था, हम फ्यूल और फूड
पेट्रोल और खाने की राइट्स की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये खुदा ना खासा हो ना जाए इस मुल्क में। ठीक है। अच्छा जैदी साहब, एक और सवाल ये अब जब आम इंतखाबात होंगे तो 2 सूबों में मुंतखब हुकूमतें होंगी, तो वो आपको लगता है कि असरअंदाज हो सकती हैं कौमी असम्बली के इंतखाबात पर? इनको खौफ ही यही है। इमरान खान ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है ना 2 असेंबली से निकल के। अब ये तो होना ही होना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, कानून है। अब ये जब इलेक्शन होगा तो दोनों सूबों में हमारी हुकूमतें होंगी। तो हम देखें, हमारी फेडरल में भी गवर्नमेंट थी और पंजाब में भी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद हम 1-2 कुछ इलेक्शन बाय इलेक्शन पंजाब में हार गए। हम बेईमानी करने वाले लोग नहीं है, ना हमने बेईमानी करके इलेक्शन जीतना है, ना हमने ये कभी सीखा है, ना हम इसको प्रमोट करते हैं। इनका तो काम यही है कि ये एम्पायर मिला के खेलते हैं सारी ज़िंदगी। वो आपको पता ही है, खान साहब कई दफ़ा बता चुके हैं कि ये क्रिकेट में भी एम्पायर मिला के खेलता था, सब दोनों शरीफ बरदरान। अब हम तो ये करते नहीं, तो इनको खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, पब्लिक को पता होगा कि ये 2 हुकूमतें 65% पाकिस्तान की हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अगली हुकूमत सिंध में भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की आएगी। ठीक है, यानी सिंध के लिए आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा, ये जो ज़ैदी साहब 31.5% महंगाई, फिर 285 का डॉलर और कर्जों में डूबा पाकिस्तान, अगर चलें आपको इंतखाबात के बाद मौका मिलता है, जैसे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर कितना आपको वक्त दरकार होगा मईशत की बहाली के लिए? बड़ा चैलेंज होगा आने वाली हुकूमत के लिए, या फिर पहले अगर आप जीत जाते हैं तो आने के बाद आप पहले डिफॉल्ट अनाउंस करेंगे, खुदा न खासा फिर नए सिरे से आगाज करेंगे? 2018 में जब हम आए थे ना, तो हालात इतने ख़राब तो कभी भी नहीं थे, लेकिन बहुत ख़राब थे। और हमने उस मईशत को संभाला और 6% GDP ग्रोथ पे भी ले गए, 17 अरब रुपए रिजर्व पे भी ले गए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पे भी ले गए, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पे भी ले गए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई, 55 लाख लोगों को नौकरियां भी मिल गई। 1 करोड़ का वादा किया था, 3.5 साल में हो गई थी। यही वही फैसलाबाद था जहाँ लोग स्ट्राइक पे चले गए थे, लेबर के फैक्ट्रियाँ गैस की वजह से बंद हो गई थी। यही वही फैसलाबाद था जो उनको लेबर नहीं मिल रही थी क्योंकि इतनी एम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ गई थी। कोविड के बावजूद ये सारा काम हुआ। अच्छा, प्लान जरूर है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कंसिस्टेंटली कई महीनों से, सालों से एक ही बात की जा रही है, और कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि माशी तौर पे मुस्तहकम आप सिर्फ उस वक्त होंगे जब आप सियासी तौर पे मुस्तहकम होंगे। यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये हैंड इन हैंड है, एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकती। जब भी आप पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, माशी तौर पे आप स्टेबल नहीं हो सकते। इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट की है बाय लोगों को अरेस्ट करवा के और केसेस करवा के, पता नहीं तमाशा देखें। और दूसरी चीज, एक बड़ा अहम सवाल क्यों इलेक्शन की बात है, जब पब्लिक मैंडेट, एक आखिरी बात मेरी सुन लें, जब पब्लिक मैंडेट के साथ कोई हुकूमत आती है, जब लीडरशिप के पीछे अवाम खड़ी होती है, फिर अवाम के साथ मिलके ये मसलों से निकाला जाता है। इनके पीछे अवाम ही नहीं है, ये क्या करेंगे? अच्छा ज़ैदी साहब, एक अहम सवाल आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप 2018 से 22 तक बहरी अमूर के वज़ीर रहे हैं, और 2 साल पहले के जो किमाड़ी में पुरअसरार हलाकतों का वाक़या पेश आया है, अब ये जो पुलिस ने एक तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि जी जो केपीटी टर्मिनल्स हैं वहाँ पे जी धुएँ का मुशाहिदा किया गया है, खाम माल के जो बारीक ज़र्रात हैं उसकी शक्ल में फैला हुआ जो धूल है उसकी वजह से कह रहे जी आबादी को बड़े ख़तरात लाहक हैं। तो ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है केपीटी की, वो तो ये है ना कि माहौलियात से मुतालिक कवानीन पे जो मुकम्मल अमल दरामद है वो करवाया जाए, लेकिन माहौलियात और जो एयर क्वालिटी उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम नहीं किए गए? और इनकी आप मुजरिमाना गफलत कह सकते हैं, इसकी वजह से पोर्ट पर काम करने वाले जो लोग हैं और जो करीबी रिहायशी इलाकों के लोग हैं, मकीन हैं, वो इन खतरनाक गैसों से मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये वजारत रही है। मतलब क्या इकदाम किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, फिर जिम्मेदारी किस पर आती है? मैं आपको बड़ा क्लैरिटी, जबरदस्त और बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल उठाने का, क्योंकि मासूम लोग बेचारे मारे गए जिनका कोई जिनको कोई इशू। देखें, जब पहली दफा यह उस वक्त मैं वजीर था ये हुआ, इन्होंने कहा जी सोयाबीन का जहाज लगा हुआ है, उसमें से फ्यूम्स उठ रहे हैं और वो फ्यूम से लोग मर गए। मैं जाती तौर पे अस्थमा का पेशेंट हूं, यानी कि मेरी जेब में हर वक्त पंप होता है, जो इनहेलर जिसे कहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप स्टेरॉइड वाला इनहेलर होता है। जी मैं ये कही तो मेरी जेब में होता है, अभी भी है। इन्होंने जब ये कहा तो मैंने कहा ये बड़ी अहमकाना बात है। मैं वहां गया, उस इलाके में मैं वहां गया, केपीटी अस्पताल में जहां पे लोगों का हुआ,
फिर उन्होंने कहा जी वो जहाज में से धुआं उठ। मैं उस केपीटी के में जो जहाज सोयाबीन का लगा हुआ था, अमेरिका से आया हुआ, मैं उस जहाज में गया, उस जहाज के ऊपर चढ़ा और उस जहाज में लेबर काम कर रही थी और सारी लेबर वहां काम कर रही थी, वो कोई नहीं लेबर बीमार हो रही थी। वो जहां पे अमवात हुई थी और वो जहाज में वो कहते एज ए क्रो फ्लाइज, यानी कि अगर आप सीधी लाइन खींचे 1.25 किलोमीटर का फर्क है। तो वो इतनी बड़ी हवा समंदर की 1.25 किलोमीटर दूर एक गली में जाके लोग बेचारे इंतकाल कर गए, रास्ते में किसी को कुछ नहीं हुआ। आप मेरी बात समझिए। मैंने थोड़ी सी स्टडी की और मैंने कोई इन्वायरमेंटलिस्ट लोकल और इंटरनेशनल सारों को मैंने फिर इधर उधर फोन खड़काया, ढूंढा, पता किया। उन्होंने मुझे कहा कि जी इशू ये है कि जो इलाका है ये केपीटी का जंगल, ये जो किला, मुझे अभी इसका दिमाग याद नहीं आ रहा, केमाड़ी का, ये रिक्लेम लैंड पे बना हुआ है जी। और रिक्लेम लैंड के नीचे कचरा भी है और सूवेज पाइपलाइंस भी हैं और कंसिस्टेंटली जमीन के अंदर गैसेस का कंबशन होता रहता है। और जिस उस गैस को कहते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बड़ी जहरीली गैस होती है। आप गूगल कर लें, आपके सारे जो देखने वाले हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड लिख लें, H2S लिख लें और पढ़ लें कि क्या होता है। वो हैवियर देन एयर गैस होती है और वो जमा होती रहती है और जब कहीं भी गटर या कोई ओपनिंग मिलती है उधर से बाहर आ जाती है। क्योंकि वो हैवियर देन एयर होती है, वो ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे फ्लोट करती है। और अगर जो एस्थमा के पेशेंट हो, जिनके लंग्स वीक हो, उनके लिए ये फेटल होती है। फौरन उनको ये अटैक हो जाता है और वो बेचारे चले जाते हैं। मैंने इनको ये समझाया, इन्होंने कहा यही मिनिस्टर बना घूम रहा है आजकल, 1 करोड़ रुपए खर्च किया है इसने आज, बाय द वे कादिर पटेल ने, वहीं सेलेक्ट हुआ है। शोर हंगामा करता रहा कि जी सोयाबीन है। वही सोयाबीन का जहाज बाय द वे पोर्ट कासिम में लगा, सारा उतर गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बात नहीं मानी। अब फिर ये हुआ है। पहली बात मैं आपको बता दूं तो केमाड़ी का इलाका है, उसकी लिए टैक्स लेती है हुकूमत यानी कि KMC, और इसकी सफाई, इसके नाले साफ करना, रोडें बनाना, ये सारा हुकूमत सिंध का काम है, क्योंकि कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनके अंदर आती है। ये KMC का जमीनें अलॉट की है केपीटी ने फैक्ट्रियों को, और ये और वो सदियों से करते आए हैं, सदियों से फैक्ट्रियां हैं। और वहीं पे ऑयल टर्मिनल्स भी लगे हुए हैं, वहीं पे कुछ ऑयल की छोटी छोटी वो स्टोरेजेस भी हैं। ये सारा गंद जब नालियों में जाता है, ये गैस कंज्यूम यानी कि कंबशन होता है और ये बड़ी डेंजरस है। बाय द वे ये कोई पाकिस्तान वाहिद नहीं है, ये आप सिर्फ H2S के ऊपर बोले ग्लोबल इंसिडेंट, जो आपको पता है न्यूयॉर्क में भी हुआ, LA में भी हुआ, मैरीलैंड में भी हुआ, लंदन में भी हुआ। वहां पे इमीडिएटली जब पता चलता है, एरिया को कॉर्नर ऑफ किया जाता है, वो गैस को पंप करके निकाला जाता है, एयर में छोड़ा जाता है, यानी कि देयर आर वेज टू हैंडल इट। ये बेवकूफ़ों की तरह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो असल इशू है उसको एड्रेस नहीं कर रहे। और कभी कहते हैं जी नीचे फैक्ट्रियाँ गलत हो गई, कभी कहते हैं, मैंने तो अपने ज़माने में कोई भी फैक्ट्री नहीं थी। और बाय द वे जो वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई भी अगर कोई हैं, वो सारी 40-40 साल से लगी हुई है और बहुत सारों ने स्टे लिए हुए हैं हाई कोर्ट्स में जाके, उनकी लीजें खत्म हो गई है, लीजें रिन्यू नहीं कराई हुई। अभी मैं हाई कोर्ट के स्टे का क्या करूं? सो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, इसका सोल्यूशन आसान है, लेकिन वो कभी सोचना चाहते नहीं। मुझे खौफ है फिजा, मुझे खौफ है पूरा केमाड़ी का वो इलाका टाइम बॉम्ब है, खुदा ना खास्ता। ठीक है अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है, और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद, क्योंकि एक तरफ पूरा मुल्क जल रहा है, रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं, और दूसरी जानिब दरिंदगी अपने अरूज पर है। एक और 6 साला नन्ही बच्ची को 2 भेड़ियों ने ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश बोरी में डालकर नाले में फेंक दी। कौन से मुसलमान है ये? मुसलमान छोड़ो, कैसे इंसान है ये? पहले जिंदा इंसान की बेहुरमती की, फिर उसकी लाश की बेहुरमती की, फिर यही बदबख्त किसी गली के कोने में नुक्कड़ में खड़े होकर दुहाई देंगे कि महंगाई बहुत है, बच्चे भूखे हैं,
हुक्मरान हमारे ठीक नहीं है, अल्लाह का अजाब आया हुआ है, बेगैरतो तुम्हारी वजह से आया है। ये वाकयात एक इस्लामी रियासत में हमारे निजाम के मुंह पे तमाचे हैं। सिर्फ जैनब के कातिल को फांसी देने से मामला कभी खत्म नहीं हो सकते, बल्कि रियासत को यह कानून बनाना होगा कि जो भी इस घिनौने अमल में मुलव्विस पाया उसको सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम फांसी। जब ये इंसान ही नहीं है तो इन पर इंसानी हकूक कैसे लागू होंगे? जब ये खुद इंसान नहीं है फिर कैसे इंसानी हकूक इन पर लागू होंगे? ऐसे अफराद जब आखिरत में बख्शिश के लायक नहीं है तो उनको दुनिया में कैसे बख्शा जाए? हुकूमत इस मामले पर कानून साजी आखिर कब करेगी? कब हमारी ऐसे वाकयात से, ऐसे सानेहात से जान छूटेगी? कब हमारा मुआशरा होश के नाखून लेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढना लाजिम है, अब बहुत लाजिम है। और इनके जवाब ढूंढे बगैर यकीन जानिए ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है ना ये मुआशरा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।